अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास माजून के बारे में। एक ऐसी माजून जो बहुत मशहूर माजून है और बहुत इफ़ेक्टिव माजून है, माजून अज़रक। हालांकि ये माजून सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और सर्दी के दिनों में बुज़ुर्गों के लिए तो एक नेमत है। मौसम जा चुका है, गर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ कामों से कुछ पेशेंट्स के लिए बन रही थी। हमने सोचा कि इसको शेयर करते हैं। हालांकि हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पर माजून अज़रकी का पहले से अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। माजून अज़रकी एक ऐसी माजून जो दिमागी अमराज में, आसाबी अमराज में, ख़ास तौर से आसाबी अमराज में बहुत मुफीद साबित होती है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि पैरालिसिस या फालिज, फेशियल पैरालिसिस, लकवा, और इसी तरह से वजह मफासिल जो बलगमी और सर्दी की वजह से हो, इस तरह के अमराज में ये बहुत फ़ायदा देती है। इसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन पहले हम नुस्खा देखते हैं ताकि फिर हम जो बात करें वो समझ में आए और वो दवाओं से रिलेट हो सके। तो आइए देखते हैं पहले माजून अज़रकी का नुस्खा और उसके बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा माजून अज़रकी। आप ये देख रहे हैं पखान बेद 25 ग्राम, नागर मोथा 25 ग्राम, ये जावित्री 25 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, जायफल 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, अगर 25 ग्राम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दालचीनी 25 ग्राम, फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च 50 ग्राम, और इसी में मिक्स है आप देख सकते हैं लौंग 12.5 ग्राम, और ये बड़ी पीपल 25 ग्राम, चंदन सफ़ेद का बुरादा, संदल सफ़ेद 25 ग्राम्स, बाल छड़ मुसफ़ा, देखिए साफ़ करने के बाद इस तरह की हो जाती है बाल छड़ 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, आंवला 25 ग्राम, कलौंजी 30 ग्राम, और फाइनली आप देख सकते हैं अज़रकी मुदब्बर मसफूफ़, यानी अज़रकी को मुदब्बर करने के बाद पाउडर बना लिया गया है, और ये इसके साथ मिक्स होगा। बाकी इसमें फाइनली एक मस्टर्ड की और डाली जाएगी। तो इस तरह से ये नुस्खा माजून अज़रकी। और अब ज़ाफ़रान 2 ग्राम इसमें डाल दी गई है, पीस करके बिल्कुल बारीक। ये सफ़ेद अज़रकी और बाकी सामान पीस गया है, और ये मस्तकी 25 ग्राम। और व्यूअर्स, फाइनली हम मिक्स कर रहे हैं माजून अज़रकी। और ये मस्तकी, तो डियर व्यूवर, ये था नुस्खा माजून अज़रकी का। एक माजून अज़रकी का नुस्खा और होता है जिसमें कि उस्तोखुद्दूस, बरगाउजुबा वगैरह डाला जाता है, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और आज के दौर में वो उतना रिलेवेंट नहीं है, तो वो नहीं चलता है। बहरहाल हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं ये बहुत बहुतात से यूज़ किया जाता है, फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके नुस्खे को समझते हैं। ये देखिए, एनालाइज करते हैं तो हमें इसके माजून को इस्तेमाल करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि कॉन्फिडेंस आएगा। इसका नुस्खा हमारे पास ये नुस्खा है यहाँ पर लिखा हुआ। इसके नुस्खे में सबसे पहले हम अगर बात करें कि अगर की, ऊद हिंदी, अगर का खासा है कि वो जो बलगमी रतूबात हैं जो दिमाग में हो, हलक में हो, सीने में हो, मैदे हो, उनको खुश्क करता है। चूँकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है आसाब में, वो इसलिए हो रही है कि उनको सर्दी हो गई है और उनमें रतूबात एब्जॉर्ब हो गई है, इसलिए वो ढीले पड़ गए हैं, उनके फंक्शन में, उनके फ़ैल में ख़राबी आ गई है। तो एक ऐसी दवा होनी चाहिए थी जो उनके अंदर से जो रतूबत है उसको खींच सके, एब्जॉर्ब कर सके, निकाल सके। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इलायची खुद इसमें आई है जो कि मुफर्रह भी है, लेकिन यहाँ पर जो सीना है और मैदा है, स्टमक है और हलक वगैरह की में जो रतूबत होती है, जो कि कॉज बनती है आसाब तक रतूबत पहुँचने का, उसको सुखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और आंवला खुश्क
आंवला के लिए यहाँ पर दो पर्पस हैं। एक पर्पस तो ये है कि आंवला एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आसाब में से, नर्व्स में से जो रतूबत है, जो उनके अंदर नमी है, मॉइस्चर है, उसको अप सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह से उनको ताकत देता है। तो ये बात। दूसरी, उसके अंदर विटामिन सी होता है, दूसरे विटामिन भी होते हैं, और एक ऐसी चीज़ होती है जो कि गर्मी को, हरारत को दूर करती है। क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं कि जो दवाएं आ रही हैं वो सारी गर्म दवाएं हैं, गर्म खुश मिजाज की दवाएं हैं। तो इसलिए ऐसी कोई दवा भी होनी चाहिए थी जो खुश्की भी लाए लेकिन सर्दी भी पैदा करे, या कहें कि जो गर्मी होने वाली है उसको कम करे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बुरादा संदल सफ़ेद, जो कि एक ऐसी दवा है जो आसाब को नुकसान पहुँचाती है बज़ाहिर, जब आपको इसको अकेले तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये जो इस्तेमाल की गई है, इसलिए इस्तेमाल की गई है कि जो हम आगे दवाओं का जिक्र करेंगे वो सारी की सारी गर्म खुश्क दवाएं हैं, और उन गर्म खुश्क दवाओं के इस्तेमाल से न सिर्फ खुश्की आएगी बल्कि पेशाब कम हो जाएगा, पेशाब में जलन हो जाएगी, और जिस्म में भी जलन हो सकती है, सफरा ज़्यादा पैदा हो सकता है, गर्मी पैदा हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बुरादा चंदन सफ़ेद को इस्तेमाल किया गया है ताकि उन दवाओं की गर्मी एतदाल पर रहे। देखने की बात यह है कि ये नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके जो अपनी असल मकसद है वो जिस्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, हमने दवाओं को नॉर्मलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देख सकते हैं आप बादियान, सौंफ, जो एक ऐसी चीज़ है जो मुदरे बोल भी है और एक मुआविन दवा भी है और बदरका भी है, क्योंकि ये सारी की सारी दवाओं को ये सौंफ अपने साथ लेकर नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट करवाएगी और वहाँ इनका फैल पूरा होगा। फिर आप देख सकते हैं बालछड़, एक बहुत अच्छी दवा जो कि दिमाग से फजूल रतूबात को, बेकार की रतूबात को, फासिद मादे को निकालती है, और सीने से या स्टोमक वगैरह सब जगह से जो रतूबत है उसको खुश्क करती है। यानी कि यहाँ पर हमें खुश्की का ख़ास ध्यान रखना है। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। इसके बाद पीपल कला, बड़ी पीपल, जो कि मैदे से रतूबत को खुश्क करती है। जायफल, जावित्री, दालचीनी, जंजीबील, ये सब इसीलिए ली गई हैं कि जो सर्दी और तरी हो गई है उसको ये खुश्क कर दें, उसको दूर कर दें, उसको एतदाल पे ले आएँ। अब सवाल ये उठ सकता है, यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात क्लियर करते चलें कि क्या ज़रूरी है कि इतनी सारी दवाएं जो रतूबत को खुश्क करती हैं, एक ही बात है रतूबत को खुश्क करना, जब एक ही मकसद है तो क्यों नहीं वो सिर्फ जायफल से या जावित्री से या दालचीनी से या सौंठ से खुश्क कर दी जाती है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो होता क्या है कि रतूबत जो है कई तरह की होती है और हर ऑर्गन में अलग तरह की रतूबत होती है। आप जैसे कि कह सकते हैं, जब लिक्विड की बात अगर आती है तो तेल भी एक लिक्विड है, दूध भी एक लिक्विड है, छाछ भी एक लिक्विड है, और कोई जूस किसी फ्रूट का वो भी लिक्विड है। तो हर लिक्विड की तासीर अलग है और हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने की पर्पज़ अलग होता है। इसी तरह से ये जो दवाएं हैं उज़ू और सिस्टम में जो रतूबात हैं जगह जगह अलग, उनको सही करने के इस्तेमाल की गई हैं। नागरमोथा एक ऐसी चीज़ जो कि काबिज़ है अपनी जगह और मुक़व्वी है, लेकिन यहाँ पे इसका एक मकसद ये भी था कि जो रतूबत है उसका को एक दूसरी तरफ रुझान कर दिया जाए, यानी कि पसीना लाने वाली दवा, जो अगर ज़रूरत पड़े तो ये बाहर की तरफ वेपर्स निकलने लगें और तरी अंदर ज़्यादा नहीं रुके। बाकी दवाएं अंदर काम कर रही हैं, ये बाहर की तरफ करेगी इसको। बाईपास पखानबेद एक ऐसी दवा, इसका कोई यहाँ पर यूज़, इसका आसाब से कोई लेना देना नहीं है, नर्वस सिस्टम के लिए नहीं है जिस मकसद के लिए हमने ये दवा बनाई है। लेकिन चूंकि जैसा कि हमने कहा कि बाकी दवाएं सब गर्म हैं, तो यहाँ पर हम कोई और दूसरी ठंडी दवा जो डायूरेटिक हो नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे हमने एक ऐसी दवा को सेलेक्ट किया है जो गर्म भी है और डायूरेटिक भी है। तो चूँकि जब गर्म दवाएं आप लेंगे, जब रतूबत को खुश्क करेंगी तो पेशाब की कमी हो जाएगी, पेशाब की कमी हो जाएगी तो पेशाब में जलन होगी और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। तो इसलिए एक दवा का ऐसा होना साथ में ज़रूरी था जो पेशाब को एतदाल पे रखे, नॉर्मल करे। बाकी काली मिर्च, कलौंजी, ये सब आप जानते हैं, ये सब गर्मी और खुश्की पैदा करने के लिए है। मस्तगी, बलगम, किलज़ूजी जो होता है उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
ज़ाफ़रान इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए इसलिए इतनी कम मिक़दार में ये इस्तेमाल की गई है कि ज़ाफ़रान इन सारी दवाओं को अपने पर्पज़ के में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की गई है। ज़ाफ़रान को ख़ुद को कोई काम नहीं करना है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये एक नुस्ख़ा जो है बहुत ही बैलेंस्ड और लॉजिकल नुस्ख़ा है। ये नुस्ख़ा जब हम यूज़ करते हैं तो उसके इंडिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से तो हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सर्दी के दिनों में सर्दी की वजह से, रतूबत की वजह से, ख़ास तौर से बूढ़े लोगों में पैरालिसिस हो जाता है, हेमिप्लेजिया हो जाता है, या कहें कि फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, लकवा होता है। हम यहाँ पर स्ट्रोक से होने वाले पैरालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि ब्रेन में स्ट्रोक होने की वजह से या किसी तरह की स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से जो पैरालिसिस हो जाता है, हम उसकी बात नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से, ज़्यादा रतूबत पैदा होने की वजह से, उम्र के ज़्यादा होने की वजह से, बलगम के होने की वजह से, ठंड की वजह से, जब ये आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें रतूबत हो जाती है, तब जो पैरालिसिस होता है, जो कमज़ोरी आती है ज़ौफ़ में आसाब, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसी तरह से एक ख़ास दो बातें और इसमें देखने की होती है माजुन अज़राकी के लिए। जब इख्तिलाज मैदा हो जाता है, यानी कि जब मैदा रतूबत की वजह से फैल जाता है और वो सही ढंग से अपनी उसकी पेरिस्टालसिस जो है, जो मोटिलिटी है, वो पूरी तरह से सही नहीं होती, तो अज़राकी उन आसाब को क़ुव्वत देती है, नॉर्मलाइज़ करती है और मैदा कंस्ट्रिक्ट होता है और अपने नॉर्मल शेप और नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाता है। इसी तरह से अक्सर बूढ़े लोगों को इंटेस्टिन में नर्व्स की कमज़ोरी की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, आंतें सुस्त हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं और उनकी जो पेरिस्टालसिस है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए जब हम अज़राकी देते हैं, कभी कभी इसके साथ फौलाद का कोई मरकब भी देना होता है, तो उन आसाब में क़ुव्वत आ जाती है और कब्ज़ दूर हो जाता है। ये कोई लैक्सेटिव नहीं है, ये कोई परगेटिव नहीं है, लेकिन जो कॉज है उसको जब हमने दूर किया तो जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे मैं एक बात कहता चलूँ, अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि आप कौन सी किताब देख करके सुनाते हैं। कोई किताब नहीं होती है, बहरहाल बेसिक बुनियादी तो सब किताबों से ही आता है। हमारी बात आगे तक जाएगी, पिछले ज़माने की बात हम तक पहुँची है, ऐसा ही चलता रहता है। तो आप जब स्टडी करते हैं और आपको जब फार्माकोलॉजी पर कमांड होता है तो आप नुस्खा भी बना पाते हैं और दूसरे नुस्खों को इंटरप्रेट भी कर पाते हैं और उनको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, और नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सी जगहों पे कन्फ्यूज़न रहता है। बहरहाल हमारे सामने ये नुस्खा है माजुन अज़राकी का, और जिसमें कि हम फाइनली इसके इंडिकेशंस के लिए एक बार और कहते हैं कि जब सर्दी की वजह से, रतूबत की वजह से नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, सब में कमज़ोरी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है, तब माजुन अज़राकी, या जो आसाब की कमज़ोरी की वजह से स्टोमक और इंटेस्टाइन्स का फंक्शन में कमी आ जाती है, तब माजुन अज़राकी। इसके अलावा वैसे भी जो बूढ़े लोग हैं, यानी 70 से ऊपर की जो एज है और जिनका रतूबत का मिजाज है, मोटे हैं और ठंडा मिजाज है, उन लोगों को सर्दी के दिनों में माजुन अज़राकी 5 ग्राम रोज़ 2-3 महीने खा लेनी चाहिए। तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम नवंबर से लेकर के आप यूँ समझिए कि जनवरी एंड तक या फरवरी का कुछ टाइम और 3-4 महीने खा लें तो फिर उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अपना एक रूटीन बना लें अगर वो, कि जब भी सर्दी शुरू होगी तो हम 3-4 महीने इसको खाएंगे, बाकी सब चीज़ों का एहतियात रखा जाए, किया जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये था माजुन अज़राकी के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।